नमस्कार विद्यार्थियों। आने वाली परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में जो लघु प्रश्न है उसको हल करके न सिर्फ बताया गया है बल्कि रिटर्न में भी आपको नोट्स के रूप में ये मैटर प्राप्त हो रहा है। तो जो दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं वो आंसर सहित इस वीडियो में आप देखेंगे और आप अपने नोट्स के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं। अति महत्वपूर्ण वीडियो है। 7 नंबर के जो प्रश्न हैं उसमें भी कई क्वेश्चंस के बेसिक आधार इसमें क्लियर होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण ब्रिटिश संविधान से संबंधित प्रश्न हैं लघुत्रात्मक, वो नोट सहित बताए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति का जो आधार था वो बिना किसी रक्तपात के हुई थी और वहाँ निरंकुश राजतंत्र का अंत होकर संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना की गई थी और बिना रक्तपात के होने के कारण इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया है। जेम्स द्वितीय के जो संसदीय नेता थे वो जेम्स द्वितीय जो राजा था उससे काफ़ी नाराज थे और उसको हटाने के लिए ऑरेंज के जो राजकुमार विलियम्स है उसको उन्होंने आमंत्रित किया था और जो जेम्स द्वितीय है वो भाग गया था और उसके कारण से बिना किसी रक्तपात के संसदीय प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। तो आपका जो क्वेश्चन है, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में। ब्रिटिश संविधान को विवेक और सहयोग की संतान कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये लिटन स्ट्रेची ने कहा था। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत कुछ तत्व सहयोग के हैं और कुछ तत्व विवेक के हैं, इसके कारण इसे सहयोग और विवेक की संतान कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संयोग और विवेक की संतान किस संविधान को कहा जाता है? तो ब्रिटिश संविधान को ही कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए, ऐसा भी प्रश्न छोटा आ सकता है। तो ब्रिटिश संविधान 1400 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है और ये दुनिया का अलिखित संविधान माना जाता है, प्राचीन संविधान माना जाता है। कुछ और देशों का भी संविधान ऐसा माना जाता है कि वो भी अलिखित है, लेकिन ब्रिटिश संविधान सबसे प्राचीन और अलिखित संविधान माना जाता है। ये इसकी विशेषता है। विकसित संविधान से क्या तात्पर्य है? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो जब संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा जैसी किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता, जैसे भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा निश्चित समय पर किया गया जब नहीं किया जाता है तो वो इतिहास और विकास की जब उपज होता है और संविधान में ही समाज में पाई जाने वाली परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाओं और न्यायालय के निर्णयों पर आधारित होता है, तो उसे हम विकसित संविधान कहते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आप अपने नोट्स के रूप में ये उत्तर लिख सकते हैं। संसदीय प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए। प्रजातंत्र जो जनता का शासन है। ब्रिटिश संविधान की विशेषता है, संसदीय प्रजातंत्र का तात्पर्य सरकार की उस प्रणाली से लिया जाता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद में होते हैं, इसलिए इसे संसदीय प्रजातंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि वयस्क मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्षता पूर्वक चुने जाते हैं। भारत के अंतर्गत भी संसदीय प्रजातंत्र कह सकते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण शक्ति केंद्र में या एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है और संपूर्ण देश का जो शासन है एक ही देश की राजधानी से होता है। एक ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होती है, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी क्यों कहा जाता है? ये भी 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ब्रिटिश संसद विश्व का प्राचीनतम विधानमंडल है, इसलिए मुनरो ने ब्रिटिश संसद को संविधानों का जनक कहा है, ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी किसने कहा? तो ये मुनरो ने कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि ये प्राचीनतम है, इसलिए इसे संसदों की जननी कहा जाता है। अन्य देशों के विधानमंडल को चाहे कोई भी संज्ञा क्यों नहीं दी जाए, लेकिन जो विधानमंडल है उसका उद्गम स्रोत यानी कि शुरुआत
ब्रिटेन से ही हुई है, इसलिए इसे संसदों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के संविधान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है और जैसी दिखाई नहीं देती है। टिप्पणी कीजिए। तो ये सिद्धांत और व्यवहार में अंतर से संबंधित है और ये भी मुनरो ने कहा है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन के अंतर्गत राजतंत्र है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर लोकतंत्र है। तो जहाँ सिद्धांत और व्यवहार का अंतर है तो उसे हम कहते हैं कि जो है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो है नहीं, क्योंकि राजतंत्र है लेकिन व्यवहार में लोकतंत्र है। शक्तियों का पृथक्करण दिखाई देता है लेकिन वास्तव में शक्तियों का केंद्रीयकरण है। देखने में ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण करती है, लेकिन वास्तविकता में वो स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। इसलिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार का प्रचलन कब से हुआ? 1928 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार की शुरुआत हुई थी। 1928 के अधिनियम के द्वारा। तो ये हम लिख सकते हैं। ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित है? तो ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। संसद लोकसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट राज करता है, शासन नहीं। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, जबकि शासन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सम्राट राज करता है, शासन नहीं। शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करते हैं, वास्तविक प्रयोग वही करता है। राज करने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश सम्राट के नाम पर सारी शक्तियाँ लिख दी गई हैं। दलीय सचेतक किसे कहते हैं? दलीय सचेतक के बारे में आपका क्या अभिप्राय है? ये दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दलीय सचेतक वह व्यक्ति होता है जो संसद में अपने दल के सदस्यों को अनुशासित रखता है। वह सदन में उपस्थित रहने, विशेषकर मतदान के समय दिशा निर्देश देता है। क्या दिशा निर्देश देता है कि उसके पक्ष में मतदान करना है या विपक्ष में करना है। तो उसके दलीय सचेतकों के अनुसार ये दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ब्रिटिश संवैधानिक समझौतों के उन 2 आज्ञा पत्रों के नाम बताइए जिनमें ब्रिटिश संविधान की बाइबल कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा 1215, अधिकार पत्र 1689 तथा 1628 का अधिकार याचिका, ये ब्रिटिश संविधान की बाइबल कहा जा सकता है इन आज्ञा पत्रों को, अधिकार पत्रों को। शासन विज्ञान के क्षेत्र में या राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में ब्रिटेन की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो ब्रिटेन की महत्वपूर्ण देन मंत्रिमंडलीय पद्धति है। अभी समय क्या है? ब्रिटिश संविधान की ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है और अभी समय से संबंधित प्रश्न आपके अनेक बार पूछा जाता है, चाहे वो 7 नंबर में चाहे 2 नंबर में, ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो अभी समय से आप क्या समझते हैं? अभी समय रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाओं, रूढ़ियों, स्वभाव, आदतों, समझौतों एवं अभ्यासों का ऐसा समूह है जो शासन को सरलता पूर्वक चलाने में सहायक है। हालांकि अभी समयों का लिखित रूप में उल्लेख नहीं होता, लेकिन फिर भी शासन को सरलता पूर्वक चलाने में ये सहायक होता है। ये ब्रिटिश संविधान की अपनी एक अनुपम विशेषता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संविधान के प्रमुख अभिसमयों को बताइए। तो ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का वर्गीकरण यदि हम देखें तो राजा और राजमुकुट से संबंधित अभिसमय है, संसद से संबंधित है, मंत्रिपरिषद से संबंधित है और राष्ट्रमंडल से संबंधित है। ये इनका वर्गीकरण है। इससे संबंधित जैसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि अभिसमय व कानून में कोई 2 अंतर लिखिए। तो कानून लिखित रूप में होते हैं इसलिए सर्वविदित है, जबकि अभिसमय अलिखित है और इन्हें जानने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। ये प्रमुख अंतर है। कानून किसी कानून निर्मात्री संस्था द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि अभिसमय व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर विकसित होते हैं। ये इसका अंतर है। कानून का यदि अपन पालन नहीं करें तो सजा मिल सकती है, लेकिन अभिसमयों का पालन नहीं करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं होता। कानून के पीछे वैधानिक शक्ति होती है, अभिसमयों के पीछे नहीं होती। ये प्रमुख अंतर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत
ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी कि ब्रिटिश संविधान कैसे अस्तित्व में आया। हालांकि लिखित संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लिखित स्रोत कह सकते हैं। जैसे जो अधिकार पत्र अपन ने पढ़े थे 1689, 1628, समय समय पर जो संसदीय अधिनियम पारित किए जाते हैं, न्यायिक निर्णय जो दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की टीकाएं जो हुई है संविधान के ऊपर, तो ये सभी ब्रिटिश संविधान के लिखित स्रोत कह सकते हैं। अलिखित स्रोत जो कि सामान्य विधि है, संवैधानिक परंपराएं, रूढ़ियाँ, जिन्हें हम अभी समय कह सकते हैं, ये अलिखित स्रोत कह सकते हैं। तो आपके अलग अलग क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि लिखित स्रोत लिखिए, ऐसा भी आ सकता है कि अलिखित स्रोत लिखिए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत ब्रिटिश संविधान के जिन बातों को विवेक के आधार पर अपनाया गया है, यानी कि सोच समझकर जो अपनाए गए हैं, वो है वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा की तुलना में लोक सदन की श्रेष्ठता। नेक्स्ट, लोकसभा की रचना में सुधार, ये विवेक के तत्व कहे जा सकते हैं। ब्रिटिश संविधान की 4 विशेषताएं: अलिखित संविधान, विकसित संविधान, लचीला संविधान, एकात्मक संविधान, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये 7 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ब्रिटिश संविधान में संयोगवश उत्पन्न हुई 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। ऊपर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा वो विवेक के आधार की संस्थाओं का पढ़ा। संयोगवश यानी कि बुद्धिपूर्वक या सोच समझकर वो संस्थाएं नहीं बनाई गई, बल्कि ऑटोमेटिकली विकास के कारण उसका अस्तित्व में आई, इसलिए इसे संयोगवश उत्पन्न हुई संस्थाएं कह सकते हैं। जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो द्विसदनात्मक को सोच समझकर नहीं बनाया गया, बल्कि विकास के अनुरूप ही अस्तित्व में आई। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था, ये भी संयोगवश हुई। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं अभिसमयों के 3 लक्षण, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभिसमयों का स्रोत कानून निर्मात्री शक्ति नहीं होता, न्यायिक मान्यता नहीं होती, और नहीं होने पर भी इसका जो पालन है वो कानूनों के समान ही किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत गणतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत नहीं होकर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, अथवा देश की सत्ता जन साधारण में निवास करती है, गणतंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत, तो ब्रिटेन के अंतर्गत गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर राजा या रानी वंशानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं। राजतंत्र किसे कहते हैं? जहां एक व्यक्ति शासन का सर्वेसर्वा होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता, वंशानुगत होता है, जैसे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में राजतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र भारत में है, ये हमें ध्यान रखना है। राजपद से संबंधित 3 अभिसमय कौन से हैं? पहला, सम्राट मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करता, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो ये 3 अभिसमय हैं। राजपद से संबंधित जो अभिसमय हैं, सम्राट परामर्श से ही कार्य करता है, लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। ब्रिटेन में राजपद की निरंतरता से संबंधित 2 मनोवैज्ञानिक कारण लिखिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो सम्राट या सम्राज्ञी का पद है, यानी कि राजपद, उसका क्या औचित्य है, उसके 3 कारण बताइए। ये भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत अभी तक भी सम्राट और सम्राज्ञी वंशानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं। तो ये अभी लोकतंत्र के युग में ये अभी तक क्यों है, तो इसके कारण पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, राजपद राष्ट्रीय जीवन की एकता और गौरव का प्रतीक है। संसदीय शासन में राजपद की उपयोगिता है, क्योंकि संसद में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट, राजपद की राजनीतिक निष्पक्षता। जो सम्राट है वो किसी भी दल से संबंधित नहीं होता, तो उसकी निष्पक्षता कई बार शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इन सभी कारणों से राजपद का औचित्य बना हुआ है।
अभिसमयों के पीछे जो कानूनी शक्ति नहीं होती फिर भी उसका पालन किया जाता है, तो उसके भी कारण पूछे जा सकते हैं। पहला कारण उपयोगिता, दूसरा लोकमत की शक्ति, तीसरा ब्रिटिश जाति का स्वभाव और जागरूकता। लोक सदन मंत्रिमंडल पर नियंत्रण कैसे रखती है? लोक सदन या लोकसभा मंत्रिमंडल पर प्रश्न पूछकर, वाद विवाद के द्वारा, निंदा प्रस्ताव के द्वारा, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण रखती है। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताएं: द्विदलीय पद्धति, सुदृढ़ संगठन, नेता की सर्वोच्च स्थिति, लूट प्रथा का अभाव, ये ब्रिटिश दल की विशेषता है। इसके अलावा ब्रिटेन के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था में अभिसमयों को संविधान की आत्मा, संविधान का केंद्रीय तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभिसमयों द्वारा संविधान के क्रमिक और शांतिपूर्ण विकास में सहयोग मिला है। साथ ही संसदीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में इसने सहयोग दिया है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा या केंद्रीय तत्व कहा जाता है। राजमुकुट से क्या अभिप्राय है? राजमुकुट का शाब्दिक अर्थ राजसत्ता का प्रतीक है, जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करते समय मस्तक पर धारण करता है। परंतु वर्तमान समय यदि हम देखें तो राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है, जिसके अंतर्गत राजा भी आ जाते हैं, मंत्री भी आ जाते हैं, संसद भी आ जाती है। नेक्स्ट, राजा कोई गलती नहीं कर सकता, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों नहीं कर सकता? तो इसके 3 तर्क ये है कि राजा कानून और न्याय का स्रोत है, वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और अपने कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायी होते हैं, राजा उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए उसे कहते हैं कि राजा स्वयं जब कोई कार्य नहीं करता तो वो गलती भी नहीं कर सकता है। राजमुकुट की 2 शक्तियाँ, कार्यकारिणी शक्ति, सर्वोच्च कार्यपालिका है, समस्त शासन उसी के नाम पर होता है। विधायी कार्य, संसद को बुलाना, विसर्जन करना, विघटन करना, ये भी राजमुकुट का कार्य है। ब्रिटिश संविधान में राजा की शक्ति से संबंधित संसदीय सिद्धांत और लोकतंत्रात्मक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इसका आशय यह है कि सिद्धांत राजा का शासन है, सारी शक्ति राजा में निहित है, लेकिन प्रशासन का जो सारा कार्य है वो राजा के नाम पर होता है, परंतु शासन मंत्रिमंडल करता है। तो ये इसका तात्पर्य है। सम्राट और राजमुकुट में 3 अंतर लिखें। तो सम्राट तो एक व्यक्ति होता है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि राजमुकुट एक संस्था है जिसमें कार्यपालिका, संसद, राजा सभी आते हैं। तो राजमुकुट एक संस्था है, जबकि सम्राट एक व्यक्ति है। राजमुकुट स्थायी है, जबकि सम्राट अस्थायी है, क्योंकि सम्राट की मृत्यु भी हो सकती है, वो अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है। सम्राट शक्तिहीन है, जबकि राजमुकुट शक्तिशाली है, क्योंकि सम्राट के नाम पर जो शक्ति है उसका प्रयोग राजमुकुट करता है। ब्रिटिश संविधान में कौन सा अधिनियम सम्राट के उत्तराधिकार की व्यवस्था करता है? तो 1701 का अधिनियम करता है। क्राउन राष्ट्र के वैधानिक मानव का प्रमुख प्रस्तर है। क्राउन का यहाँ मतलब राजमुकुट से है। तो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शक्तियों पर अंकुश लगाई है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राजमुकुट की शक्तियों में वृद्धि की गई है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत ब्रिटेन में मुकुटधारी गणराज्य, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुकुटधारी गणराज्य का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में आनुवंशिक राजपद मौजूद है, किंतु वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को, जो कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, उनके बहुमत दल का नेता होता है। इसलिए ब्रिटेन में मुकुटधारी गणराज्य कहा जाता है। मुकुटधारी गणराज्य कौन से देश को कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 प्रमुख कार्य क्या है? क्योंकि राजा के जो कार्य हैं वो सारे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप में ब्रिटिश जो राजा है वो सलाह देने का, जैसे बेजहार्ट ने ये कहा है। तो ये किसने कहा है? बेजहार्ट ने कहा है। सलाह देने का, प्रोत्साहन देने का, चेतावनी देने का कार्य करता है। ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की व्यवस्थाएं
तो सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथक होते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। ये विशेषताएं आप लिख सकते हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है, जिसका अर्थ सदस्य सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कबाल शब्द ब्रिटेन से आया है और इसी से कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल का विकास हुआ है। तो ये क्या है? CABAL कबाल। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के विकास हेतु चार्ल्स द्वितीय ने प्रिवी काउंसिल से, क्योंकि वो बड़ी संस्था थी, उसे परामर्श लेना छोड़ दिया और अपने कुछ विश्वस्त सदस्यों की समिति से परामर्श लिया और इन समिति को अनौपचारिक रूप से कबाल नाम दिया, क्योंकि इन सदस्यों के जो नाम थे वो क्लिफर्ड, अलिंगटन, बकिंघम, एस्ले और लाडरडेल। तो इनके जो प्रथम अक्षर थे CABAL, इससे ये कबाल शब्द बना है, जो कालांतर में कैबिनेट मंत्रिमंडल के रूप में विकसित हुआ। मंत्रिमंडल की महत्ता के ये 4 कारण हैं, आप लिख सकते हैं। छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? ब्रिटेन के अंतर्गत 2 दल हैं। तो जो विपक्षी दल होता है वो छाया मंत्रिमंडल यानी कि एक काल्पनिक मंत्रिमंडल हमेशा तैयार करके रखता है। तो जब भी अगर सरकार का सत्ता का जो दल है अविश्वास या उसका बहुमत कम होता है, तो विरोधी दल हमेशा सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के रूप में तैयार रहता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है, मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। मंत्रिमंडल में इस विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में जो सदस्य है वो अधीनस्थ होते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं मंत्रिमंडल की। राजा के ये कार्य हैं सलाह देने का, प्रोत्साहन देने का। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कितने और कौन से उत्तरदायित्व के आधार पर, सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर भी करते हैं और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधार पर भी करते हैं। प्रधानमंत्री को निर्धारित करने वाला राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्व। प्रधानमंत्री का राजनीतिक तत्व, प्रधानमंत्री अपने दल का और लोक सदन में राजनीतिक स्थिति होती है। गैर राजनीतिक तत्व, प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तित्व होता है। चुनाव कैसे होता है? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे राजा या सम्राट प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। 1949 के अंतर्गत जब लोकतंत्र का विकास हुआ तो लोकसभा की शक्तियों में कमी की गई। तो ये 1949 का जो विधेयक है लोकसभा की शक्तियों में कमी से संबंधित है। स्पीकर से संबंधित मुख्य परंपरा ये है कि वो बार बार निर्वाचित हो सकता है जब तक कि वो उसे पद पर बना रहना चाहता है। चुनाव प्रणाली क्या है? स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सत्ता पर प्रमुख नियंत्रण स्वयं के राजनीतिक दल का, लोक सदन के विरोधी दल का और जनमत का, ये प्रमुख नियंत्रण होते हैं। विधि का शासन क्या है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विधि सर्वोच्च है, विधि के समक्ष सब समान है, विधि का सबको समान संरक्षण है और यह सामान्य विधि सामान्य न्यायालय पर आधारित है। तो ये इसकी विशेषता है। संवैधानिक सुधार अधिनियम के आधार पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र किया गया। ये फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर है। आधुनिक ब्रिटेन में कितने प्रकार के कानून पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के कानून हैं। सामान्य कानून, औचित्यपूर्ण कानून, संसदीय कानून और प्रदत्त व्यवस्थापन पर आधारित कानून। असंहिताबद्ध होने का कारण औचित्यपूर्ण विधि का विकास है। डायसी की पुस्तक का नाम ये भी पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। प्रदत्त व्यवस्थापन से आशय ये है कि संसद कानूनों की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित करती है
और नियम उपनियम बनाने का कार्य प्रशासनिक कानूनों को सौंप दिया जाता है। ये प्रदत्त व्यवस्थापन है। गिलोटिन क्या है? वाद विवाद को समापन करने की प्रक्रिया है। ब्रिटेन के अंतर्गत लोक सेवक का तात्पर्य प्रशासनिक अधिकारी। उनके 4 कार्य: नीति निर्माण में मंत्रियों को सहायता देना, नीतियों को लागू करना, विधि निर्माण संबंधी कार्य करना, परामर्श देना, ये सभी कार्य हैं। नौकरशाही के उदय के 2 कारण हम पढ़ चुके हैं। सैनिक सेवा और असैनिक सेवा, ये 2 प्रकार की सेवाएं हैं। ब्रिटिश सदन में दोनों सदनों के क्या नाम हैं? लॉर्ड सभा है और लोकसभा है। लॉर्ड सभा में किसी विधेयक पर होने वाले मतदान के संदर्भ में लॉर्ड चांसलर को मतदान में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। प्रवर समिति और सत्रीय समिति में ये अंतर है। लोक सदन के अध्यक्ष का चुनाव चुनावी राजनीति, उसके आचरण से प्रचलित परंपराएं क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन सत्ता पक्ष और विपक्ष की आपसी सहमति से होता है। वह राजनीति में निष्पक्षता और तटस्थता का आचरण करता है। पूर्ण रूप से जो लोक सदन का अध्यक्ष है वो निष्पक्ष रहता है। लॉर्ड सभा की उपयोगिता क्या है? तो ये उपयोगिता है, या आप पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता से आपका क्या तात्पर्य है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश संसद संप्रभु है क्योंकि कानून निर्माण की एकमात्र संस्था है। उसे बनाए कानूनों को किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसी कारण से उसे संप्रभु कहा जाता है। तो क्या संसद की कानूनी संप्रभुता के ऊपर प्रतिबंध है? तो स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन अस्पष्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ये 4 प्रतिबंध हैं। संसद की जन्मदात्री संस्था महापरिषद या ग्रेट काउंसिल है। संसदीय सर्वोच्चता के ये कारण हैं। 2 दलों के नाम: अनुदार दल और मजदूर दल। दलीय विशेषताएं: द्विदलीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो किसी देश में लगभग 2 समान रूप से शक्तिशाली राजनीतिक दल हो और देश की राजनीति पर छाए रहते हैं तो उसे द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन में अनुदार दल और मजदूर दल। ये लेबर पार्टी या श्रमिक दल जो है उसके 4 सिद्धांत हैं। अनुदार दल के ये 2 विशेष सिद्धांत हैं। उदार दल की सबसे नीचे की इकाई उत्तरदायी संघ कहा जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधारण विधेयक धन विधेयक में अंतर क्यों किया जाता है? साधारण विधेयक का संबंध आय व्यय से नहीं होता, जबकि धन विधेयक का संबंध करारोपण से होता है, ऋण लेने से होता है, इसलिए इनमें अंतर किया जाता है। लॉर्ड सभा की आलोचना भी की जाती है कि यह लोकतांत्रिक संस्था है, निहित स्वार्थों का दुर्ग है। इस आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुधार हेतु कौन कौन से अधिनियम हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो 1911 का अधिनियम भी है, 1949 का, 1958 का, 1963 का। ये अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा में सुधार किए गए, यानी कि लॉर्ड सभा जो कि राजतंत्रात्मक संस्था थी उसे लोकतंत्र की दिशा की ओर अग्रसर बनाया गया। कंगारू समापन: जब किसी विधेयक पर इतने संशोधन किए जाते हैं कि उन पर विचार करना संभव नहीं होता तो ये विधि अपनाई जाती है समापन की। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं और ये नोट्स के रूप में आपके अति महत्वपूर्ण है। इसे आप पढ़ सकते हैं और लिख कर भी रख सकते हैं। और इसके अंतर्गत आपके ब्रिटिश संविधान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके हल किए गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अमेरिका के संविधान से संबंधित होगा। धन्यवाद।